नमस्कार। और अब वक्त खबर भारत में बड़ी खबरों का। तो सबसे पहले रुख करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ी इस खबर पर, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कई बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगने की बात कही गई है। समितियों को अंतिम तिथि से अनुदान देंगे, ये बात निकल कर आई। राशि के भुगतान के बीच ब्याज, सहकारिता विभाग ने कैबिनेट निर्णय के लिए भेजा प्रस्ताव। समितियों को ब्याज अनुदान की राशि मिलने में विलंब से होता है नुकसान। हर साल 35 लाख से ज्यादा किसानों को, जो बात कही गई है, किसानों को ब्याज रहित अल्पावधि कृषि ऋण कराया जाता है उपलब्ध। कुसुम योजना के तीसरे चरण पर भी आएगा प्रस्ताव। ये शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की बात। 1250 मेगावाट सोलर प्लांट का लक्ष्य, योजना के तीसरे चरण को मिल सकती है मंजूरी। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की मिलेगी मंजूरी। सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना पर भी होगी चर्चा। ये बैठक के अहम बिंदु हम आपको बता रहे हैं। सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी संस्थान बनाने को भी मिल सकती है मंजूरी। तो चलिए अब इस बैठक में जो प्रस्ताव रखे गए हैं सामने, उसके बाद क्या बदलाव आएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए खबर भारत के न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनी जी फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बैठक में अहम बातें, और इस वक्त तो देखा जाए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से प्रदेश सरकार घिरी हुई है, तो यानी ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। बिल्कुल अहम बैठक है ये। अभी जो अमित शाह जी का दौरा हुआ था, उस समय जो बातें मंच से हुई थी, उससे संबंधित प्रस्ताव जो है इसमें लाए गए हैं कैबिनेट में। इसमें सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी को होना है तो वो किसानों को लाभ होना है, क्योंकि सहकारिता विभाग के जितने भी प्रस्ताव है, लगभग 5-6 प्रस्ताव इसमें है जो अभी आपने बताए, तो वो उन प्रस्तावों का सीधा सीधा लाभ जो है वो किसानों को मिलने वाला है। और आदिवासियों के लिए जो लाभ का प्रस्ताव है, एक वन ग्राम को जो है राजस्व ग्रामों में बदला जाएगा, तो इसका जो लाभ है वो निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग को जो है मिलेगा। और सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिक संस्थान का जो है वो निर्माण करने की बात आई है। इसको यदि मंजूरी मिल जाती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदेश के लिए और खास करके उससे उस क्षेत्र के लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें एक तो रोजगार मिलेगा युवकों को, और दूसरा जो है वो जो माइनिंग से रिलेटेड मसले हैं वो भी हल होने की पूरी संभावना इसमें बनती है। बिल्कुल, जिस तरह से किसानों को ब्याज रहित अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है, मतलब कृषि ऋण की जो बात की जा रही है, इस वक्त किसानों को खुश करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और शायद इसी के मद्देनजर इन प्रस्तावों में महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव रखे गए हैं वो कृषकों को ध्यान में रखकर ही रखे गए हैं। जी देखिए, न सिर्फ किसानों को बल्कि प्रदेश सरकार को सभी वर्गों को खुश करने की बात आ रही है। सही, प्रदेश सरकार को किसानों को खुश करना है, कर्मचारियों को खुश करना है। अभी कर्मचारियों को डीए दिया है, लेकिन पेंशनर अभी इससे वंचित है, तो पेंशनरों को भी खुश करने की जिम्मेदारी सरकार पर आती है। इसके अतिरिक्त जो है वो दूसरे जो वर्ग हैं, अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग, तो जो बड़ा वोट बैंक है सरकार के सामने, उसको खुश करेंगे, उसको प्रसन्न करेंगे, उससे संबंधित योजनाएं लागू करेंगे, वो लाभान्वित होंगे, तो बीजेपी को या कहें रूलिंग पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा। और उसी में सब लगे हुए और उसी प्रकार से ये निर्णय लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र सर जुड़ने के लिए और इस खबर पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हम अगली बड़ी खबर पर बात करेंगे, खबर अभी इस वक्त हम
प्रदेश सरकार मतलब शिवराज कैबिनेट बैठक की हम बात कर रहे थे। अब महत्वपूर्ण जो बैठक एक और है कांग्रेस की, उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से कमलनाथ जल्द ही जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगेगा। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस भी लगातार जुटी हुई है। सिंधिया के गढ़ में जैसा कि बताया गया कि कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगेगा, यानी कई नेता वहां मौजूद रहेंगे। उस एक जो बोलना चाहिए कि उस तरफ दृष्टि उन सभी नेताओं की 7 मई को ग्वालियर चंबल से ही होगी संभागवार बैठकों की शुरुआत। कमलनाथ लेंगे कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक। पिछड़ा वर्ग के अलग अलग समाज का सम्मेलन करने जा रही है कांग्रेस। गैर राजनीतिक संगठनों को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। कई कार्य योजनाओं पर जो ध्यान है वो कांग्रेस का है, यानी कांग्रेस कई तरह की कार्य योजनाएं बना रही है। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% के आसपास। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तिलरेजा खबर भारत भोपाल से। इस खबर पर हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप, जिस तरह से थोड़ी देर पहले हम न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो जी से बात कर रहे थे, प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, उसी के समानांतर बैठक कांग्रेस की भी मायने रखती है, क्योंकि 2023 का चुनाव दोनों पार्टियों के लिए बहुत खास। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी लगातार बैठकें उनकी लगातार जारी है। देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी त्रिदेव के नाम से पूरे मंडल हो, बूथ हो, उसको लेकर के फोकस लेकर चल रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है हर समाज को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो करते हुए देखी जा रही है। देखिए, इसके पहले लगातार हमने देखा, चाहे किसानों का सम्मेलन हो चाहे शिक्षकों के सम्मेलन की अगर हम बात करें, ऐसे कई सम्मेलन जो है लगातार कांग्रेस करती हुई देखी जा रही है। देखिए, बड़ी चुनौती है कमलनाथ के लिए 2023। देखिए, 2018 में सरकार तो पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वोट बैंक के सहारे जो है वो प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने में कहीं ना कहीं बड़ा योगदान जो था वो देखा गया था। लेकिन अब 2023 की जो डगर है वो कहीं ना कहीं भारी है। ऐसे में कोई कमी कहीं पेशी न पड़ जाए, कहीं कोई ऐसी चीजें न छूट जाए जिसको लेकर के 2023 में वापस सत्ता हासिल न कर सके कांग्रेस, वो करना नहीं चाहती। देखिए, कई गैर राजनीतिक दलों की अगर बात करें, अलग अलग सामाजिक संगठनों को लेकर बात करें, लगातार कमलनाथ जो है एक्शन मोड में देखे जा रहे हैं। देखिए, बैठ के लगातार उनके निवास पे भी कई जो दिग्गज नेता है, चाहे वो विवेक तनखा हो, दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, अजय सिंह राहुल भैया हो, ऐसे तमाम बड़े नेताओं के साथ वो तो 3 से 4 बार वो बैठक कर चुके हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर काम कैसे होगा, कैसे लोगों को कांग्रेस की रीति नीति के बारे में जोड़ा जाए, या 18 साल जिस प्रकार से जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काम कर रही है, उसके कामों की कमियों को लेकर कैसे पहुंचा जाए, उसको लेकर पूरे रोड मैप के आधार पर अब कांग्रेस जो है लगातार जमीन पे काम करने के लिए कोशिश कर रही है। बिल्कुल, इस बैठक की शुरुआत सिंधिया के गढ़ से होने वाली है। लगातार ये केंद्र में बना हुआ है सिंधिया का गढ़। एक बार इसी गढ़ ने तख्ता पलट किया था और कांग्रेस अब इसी गढ़ के साथ अपनी इस योजना की शुरुआत करने जा रही है। बैठकों की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। जी प्रदीप। देखिए, निश्चित तौर पर सिंधिया का गढ़ कहीं ना कहीं एक बड़ा मायने रखता है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं जो सिंधिया का गढ़ था उसमें से सबसे ज्यादा विधायक निकल के आए थे। देखिए, दिग्विजय सिंह के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रभुत्वशाली माना जाता था कांग्रेस के अंदर में, तो वो युवा चेहरे के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही माना जाता था। ऐसे में सिंधिया के गढ़ में कहीं ना कहीं जो सेल लगाने की जो बात निकल के आ रही है, वो जायज भी कही जा सकती है। देखिए, जिस प्रकार से अभी विगत दिनों हमने देखा है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में गोविंद सिंह को कमान सौंपी गई है नेता प्रतिपक्ष पद के लिए। देखिए, वो खुद भिंड से आते हैं और भिंड चंबल अंचल ग्वालियर क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जो है वो गोविंद सिंह के लिए भी है। देखिए, विधानसभा के सत्र के अंदर हमने देखा, चाहे संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी रहे, काफी सीनियर नेता रहे हैं, वो 7 बार के विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह के खेमे से आते हैं और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं उन पर है। देखिए, जिस प्रकार से राजनीतिक समीकरण देखने में आ रहे हैं, लगातार बयानबाजियों के दौर चल रहे हैं, इससे ये भी पता चलेगा प्रदीप,
जी, मुझे ऐसा लगता है, आप भी शायद सहमत होंगे, इससे ये भी पता चलेगा, चूंकि हाल ही में उनका एक पद चला गया। ये जब हमारी चर्चा हो रही थी कांग्रेस बीजेपी से, तो एक महत्वपूर्ण वाक्य निकल कर आया था कि काम का ज्यादा होना शायद शर्म की बात भी नहीं है और शायद वजन की भी बात नहीं है, लेकिन अगर काम या जिम्मेदारियां घट जाएं तो आपके व्यक्तित्व पर, आपकी जिम्मेदारियों पर, आपके उत्तरदायित्व पर सवाल जरूर उठ जाता है। क्या अभी भी उस वहां के कार्यकर्ता अपने उस वरिष्ठ नेता की बातों को गंभीरता से लेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे आपने बात करी है कि लगातार जैसे जैसे कमलनाथ के पास 3 पद थे। देखिए, 3 बड़े वो पद हैं उनके पास थे, जिसमें से एक पद उन्होंने अभी विगत दिनों ही खुद इस्तीफा इसको देकर दिया है। देखिए, उनके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी वो वहां पर काबिज हैं सेंट्रल में। लेकिन साथ साथ अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ भी रहे हैं वो, और साथ साथ नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो भी उनके पास है। बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो कमलनाथ के पास थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं ये चीज जरूर देखने में आई थी। खुद सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री हैं, उनका ये उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था कि काम को डिवाइडेशन करने के लिए खुद जो है कमलनाथ ने से ऊपर जो वरिष्ठ नेता है उनको चर्चा की थी, उनसे मांग की थी कि एक पद उनका कोई ना कोई उनसे ले लिया जाए, या वो कुछ इस्तीफा देना चाहते। देखिए, काम का लोड है और प्रदेश में 2023 का चुनाव, ऐसे में इससे चीजें जो निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं कमलनाथ के लिए तो कमलनाथ के आने वाले कार्य क्षमता को तो आगे बढ़ाएगी। यानी देखा जाए तो कि जो पद ज्यादा वजनदार पड़ रहा है इस वक्त 2023 के चुनाव के मद्देनजर, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, शायद वहां से रणनीति ज्यादा बनाने की जरूरत है। तो शायद कुछ समय के लिए अगर एक हिस्से को छोड़ दिया जाए तो दूसरे हिस्से की वजनदारी को बढ़ाना शायद कांग्रेस की प्राथमिकता हो। शायद कमलनाथ चूंकि एक रणनीतिकार माने जाते हैं, इतने लंबे समय से क्षेत्र से जुड़े हैं, कई अहम पदों पर रहे हैं, पूर्व सीएम रहे मध्य प्रदेश, तो वो अच्छी तरह समझते हैं कि उनको कहाँ, क्या, कब, कैसे दाव चलना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, और जुड़े रहिए क्योंकि एक और महत्वपूर्ण खबर है, हमें उस पर आपके साथ चर्चा करनी है। दंगों को लेकर अब हम बात करेंगे। खरगोन में लगातार जो कर्फ्यू था उसमें जो छूट थी, अब उस छूट को लगातार बढ़ा दिया गया है। हालांकि लोग सहमे हैं अभी भी, क्योंकि हाल ही में ईद में भी हमने देश भर में कुछ घटनाएं ऐसी देखी जिसने एक बार फिर से हमें झकझोर कर रख दिया। धार्मिक स्थल पर जारी रहेगी पाबंदी। हम खरगोन की बात आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्फ्यू में बड़ी छूट मिल चुकी है। सुबह 6 बजे से शाम तक रहेगी छूट। 23 दिन बाद आज खुलेंगे पेट्रोल पंप। कर्फ्यू के चलते पहले इन सारी चीजों को अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी, यानी ये कहा जाए सभी बाजार और दुकानें भी खुली रहेंगी। धार्मिक स्थल पर रहेगी पाबंदी। इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्फ्यू में बड़ी छूट मिली हुई है और सुबह 6 बजे से शाम तक ये छूट बरकरार रहेगी। 23 दिन बाद आज खुले पेट्रोल पंप। लोगों में उत्साह भी बरकरार, लेकिन अंदर डर भी। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए प्रदीप तलरेजा, हम उनसे अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे इस मुद्दे के साथ। प्रदीप, जिस तरह से खरगोन की बात हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे, छूट तो मिल चुकी है, लेकिन ये डर कब खत्म होगा? मतलब पूरी तरह से खरगोन कब आजाद होगा, ये एक बड़ा सवाल। देखिए, लगभग 23 दिन हो चुके हैं। खरगोन में जिस प्रकार से पथराव की घटना घटी थी, हिंसात्मक घटना थी, जिसने पूरे प्रदेश को नहीं बल्कि देश को झंझोड़ के रख दिया था। ऐसे में जो लोग हैं कहीं ना कहीं डरे सहमे जरूर थे, और अभी भी कहीं ना कहीं वो डर और सहमेपन जो है वो जरूर देखने में आ रहा है। देखिए, ईद और परशुराम जयंती, साथ में अक्षय तृतीया, ऐसे 3 पर्व एक साथ एक ही दिन पर होना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ा सवालिया निशान था कि आखिर इस जो पर्व है इनको कैसे आखिर किया जाए। देखिए, कल जिस प्रकार से जो ईद का इतना बड़ा पर्व है मुस्लिम धर्मावलंबियों का था, वो भी घरों पे बैठकर उन्होंने एक दूसरे को बधाइयां दी हैं। लेकिन अगर बात परशुराम जयंती के जन्मोत्सव की अगर हम बात करें, तो लोगों ने घर पे बैठकर ही
एक दूसरे को बधाइयां दी। देखिए हाँ। अभी भी 23 दिन होने के बाद भी कहीं ना कहीं डर की जो बात है वो जरूर निकल के आ रही है। जी। देखिए हालांकि हालात जो है वो ऐसे नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं या बाजारों पे नहीं जा रहे हैं या दूसरी चीजों में शामिल नहीं हो रहे हैं। जी। देखिए तकरीबन सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगभग 11 घंटे की जो छूट है वो जो है वो लोगों को मिली हुई है। बिल्कुल। देखिए अभी तक ये देखा जा रहा था वाहनों पर प्रतिबंध था। इसके पहले अभी कुछ दिन पूर्व ही जो है बसों का संचालन फिर से शुरू करने की जो बात थी हाँ। वो भी हमने देखी है। लेकिन अब जिस प्रकार से धीरे धीरे स्थितियां सामान्य जरूर हो रही है, आने वाले समय में उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो जो स्थितियां पहले खरगोन में हुआ करती थी वो सामान्य होती हुई नजर जरूर आएंगी। हाँ। देखिए जिस प्रकार से हालात है, अब पेट्रोल पंप को भी छूट दे दी गई है। देखिए जरूरत की चीज है कहीं ना कहीं पेट्रोल, तो उसको लेकर के भी एक छूट जो मिली है वो अब लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर जरूर है। और ऐसे में आने वाले समय में और जो छूटें हैं वो भी सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा दी जा सकती है। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए प्रदीप और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो खबर भारत में हम इन महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ जुड़े हुए थे खबर भारत के वरिष्ठ लोग, जिनसे हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से खबरों ने रुख लिया है, किस तरह से क्या अहम राजधानी में घटित हुआ और क्या योजनाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से भी। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।